हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो वीडियो बन रहा है ये सेक्शन सी के ऊपर बन रहा है, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 20 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। बोला गया पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसका? पहला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कहता है क्या ऑब्जेक्ट है? कहता है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कहता है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज इनकर्ड प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। द की ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इंक्लूड, मतलब इसका की ऑब्जेक्ट क्या है कि वो इंडस्ट्रियल पीस चाहिए, उसको शांति चाहिए कि इंडस्ट्रियल में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई इस तरह की लड़ाई के, ये उसका है। और इसमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। क्या पॉइंट्स है? ये 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, रेगुलेशन ऑफ ले ऑफ एंड रिटायरमेंट। मैंने ले ऑफ की डेफिनेशन बताया था कि ले ऑफ की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के में डिफाइंड है, के में डिफाइंड है। और रिटायरमेंट की डेफिनेशन को मैंने बताया था कि सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन को डिफाइंड किया गया है। इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर और राइट्स, कहता है वर्कर के प्रोटेक्ट करता है वर्कर के राइट्स को। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के रेगुलेशन को। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कहता है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, द एक्ट एम टू बी प्रोवाइड अ इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इंश्योरिंग दैट वर्कर आर ट्रीटेड एज फेयरली। मतलब सीधी सी बात है, इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सेटल करे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, जिसके अंदर ये बात करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के डिस्प्यूट को सेटल करने का। इसी का ये इफेक्टिवली यही चाहता है कि रिजॉल्व हो जाए इनके बीच का डिस्प्यूट। प्रिजेंटिव अफेयर कहता है इट्स सिक टू प्रिजेंटिव एक्सप्लेनेशन वर्कर प्रिवेंटिव द यूजफुल लाइफ लीगल स्ट्राइक एंड लैक आउट ईजी स्पेस स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिस्प्यूट। रेगुलेशन ऑफ ले ऑफ, कहता है द एक्ट प्रोवाइड द प्रोसीजर ऑफ ले आउट रिटायरमेंट, मतलब क्या करता है? प्रोसीजर प्रोवाइड कराता है, ले ऑफ कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, क्लोजर कैसे होगा। इंडस्ट्रियल टू प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स ड्यूरिंग दीज टाइम्स, कहता है जब ले ऑफ हो, रिटायरमेंट हो या स्ट्राइक ऑफ हो तो उस टाइम में वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पीस और हार्मोन, कहता है ओवरऑल ऑब्जेक्ट टू फोस्टर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। वो चाहती है कि क्या हो, उनके बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप हो और प्रमोट करे वर्कर और उसके एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को अच्छे से शांति बनाए रखे। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर राइट्स, कहता है द एक्ट seek to ensure job security, better working conditions and fair treatment, workers। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का कई बार पूछा गया, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कहता है द एक्ट प्रमोटेड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन गिविंग द लीगल राइट्स प्रेजेंटिंग वर्कर इंगेज इन द कलेक्टिव बार्गेनिंग्स, जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग्स में इंगेज होते हैं। अब बात करेंगे इसके स्कोप की। स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यार इचिंग सी हो रही है, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या स्कोप है? द स्कोप ऑफ एक्ट कवर वाइड रेंज इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इशू इंक्लूडिंग द फ्लोविंग्स। क्या क्या स्कोप है? पहला, एप्लीकेबिलिटी बात करता है, कहता है यहाँ कौन कौन एप्लीकेबल है, तो कहता है इट इज अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश विद द 100 वर्कर या मोर वर्कर, 100 या मोर वर्कर, ठीक है, इतना लिख देना। अल्थो द थ्रेशोल्ड में बी वेरी इन सम स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है, बट जो एक्ट वो कहता है वो ये कहता है कि भाई 100 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। टाइप ऑफ डिस्प्यूट, कहता है इट इज़ ए कवर बोथ इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। These disputes may be related to terms, employees, wages, worker condition, leave of retirement। कहते हैं सारे disputes यहाँ पे कवर होते हैं, है ना।
कहता है ऑथराइजेशन ऑफ डिस्प्यूट, कहता है द एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी लाइक द कॉन्क्लूजन ऑफिसर, मैंने बताया था इसके बारे में कि ऑफिसर क्या काम करता है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, और क्या करता है रिजॉल्व करता है सारे डिस्प्यूट्स को। बोला क्या स्ट्राइक एंड लैकआउट, कहता है द एक्ट रेगुलेशन कंडीशन अंडर द स्ट्राइक और ब्लैकआउट मे बी डिक्लेयर लीगल इलीगल, इट ऑल्सो सेट ऑफ द प्रोसीडर ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम स्ट्राइक और ब्लैकआउट। कहता है ले ऑफ रिटायरमेंट एंड क्लोजर, कहता है द एक्ट प्रोवाइड द स्पेशल गाइडेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ ले ऑफ रिटायरमेंट और क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री। देखो ये जो प्रोसेसर है अलग से 10 मार्क्स में पूछा जाता है, प्रोसीजर फॉर ले ऑफ, प्रोसीजर फॉर रिटायरमेंट, प्रोसीजर फॉर क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज, these include provident providing compensation of the worker in case of retirement, इसमें इंक्लूड है कि compensation of retirement भी बताया जाता है। recognize of trade union, the act recognize trade union their the role in a collective bargaining, it is a provide to registration of trade union and their rights and preventive workers, इसके वर्कर्स को। सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, के याद करने का तरीका, तू कौन बे, लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं तू कौन बे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सेक्शन 2 के, और बोला गया डेफिनेशन रिटायरमेंट, सेक्शन 2 आर, फिर बोला गया ये डिस्प्यूट ऑफ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल प्रोवाइडिंग, सेक्शन 10 डेफिनेशन बिटवीन पावर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एग्जेक्टिव ब्रांच, सेक्शन 11 और 2C और 25 ले डाउन प्रोड्यूसर ऑफ द ले ऑफ और रिटायरमेंट। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे हम। बोलता है डिफाइन इंडस्ट्री, मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ इंडस्ट्री को। डिस्कस इसेंशियल एट्रीब्यूट्स एंड रिलेवेंट्स, चलो मैं बताता हूँ इंडस्ट्री में कौन होता है। कहता है इंडस्ट्री मीन्स होता है इट इज़ देयर टू एनी बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग कॉलिंग इंगेज इन द प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस, द डेफिनेशन इनकम्पेसेंस वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर। कहता है ये जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा वाइड है, ठीक है, इनकम्पेसेंस है जिसके अंदर सारे ही इंडस्ट्रियल आते हैं, सारे ही सेक्टर्स आते हैं, उसको बोला जाता है इंडस्ट्री। The industry term not a limited traditional manufacture sector but includes sectors such as service, transport, communication, providing the involved work or production of the compensation। कहता है सारे ही इन्वॉल्व होते हैं, इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चर नहीं है, इसके अंदर सब इन्वॉल्व है, चाहे सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन मतलब कॉल सेंटर वगैरह, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बोला गया इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज, कहता है इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडस्ट्री, कहता है इस इंडस्ट्री के कुछ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं। पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, कहता है गुड्स ऑफ सर्विस का प्रोडक्शन होना चाहिए तब वो इंडस्ट्रियल कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर, कहता है वर्कर के एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए तब वो इंडस्ट्रियल कहलाएगा। कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच एक कॉर्पोरेशन रिलेशनशिप होना चाहिए तब वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल कहलाएगा। ओरिजिनल एफर्ट्स होना चाहिए, ओरिजिनल एफर्ट्स होने चाहिए तब वो इंडस्ट्रियल कहलाएगा। और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए तब वो इंडस्ट्रियल कहलाएगा। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे देख लेते हैं, एग्जाम में इसके अंदर ये बातें लिख सकते हो जो कि मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है, आपको जो याद आए वहाँ लिख देना, पर लिखना इस पॉइंट से, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, बाकी अंदर का तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री डेट इज इन्वॉल्व द परचेज ऑफ गुड्स। देखो अब तुम्हें मैं आंसर लिखना बताता हूँ उसने क्या करा। अब देखोगे तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर ट्रेड और प्रॉफिट, है ना, बेचने के लिए और प्रॉफिट के लिए। बाकी ऊपर क्या लेता मेन कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच की बात करें, इसेंशियल और कैरेक्टर स्केच बहुत होता है। यहाँ इसेंशियल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहते तो हम यहाँ ये भी लिख सकते थे कि इसेंशियल, मेन इसेंशियल ऑफ द इंडस्ट्रियल इज दैट इज इन्वॉल्व, है ना, ये सारी क्या लाइन, ये तो अपनी बनाई हुई लाइन है, बाकी ऊपर लाइन, तो ऐसे ही सब में किया जाएगा। ठीक है, देखो क्या कहता है, द इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड टू इंगेज द वर्क और कैरी आउट ऑफ द टैक्स टास्क ऑफ प्रोडक्शन सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला बोला गया द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज मस्ट बी कॉपीराइट्स फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, कहता है द एक्टिविटीज शुड बी कैरी आउट द ओरिजिनल मैनर विद सिस्टमैटिक इफेक्ट्स टूवर्ड्स अचीव गोल्स सच एज प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी। कहता है द मोटिवेट इन जनरली कैरी आउट with the motivate of the energy profit, although
दिस मे नॉट अलाउ वी द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। कहता है ये पब्लिक सेक्टर के लिए अलाउ नहीं होता है। क्या बोला गया? कहता है रिलेवेंट जुडिशियल केसेस, ये कुछ उससे रिलेटेड जुडिशियल केसेस हैं। पहला है, केस को आप याद करना, द बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड स्वराज रोड वर्सेस आराजप्पा 1978, DN बनर्जी बी RP मुखर्जी 1953। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता है ट्रीटमेंट की डेफिनेशन बताना है और डिसाइड करना है प्रोसेस अंडर द आईडी एक्ट। देखो, रिटायरमेंट की डेफिनेशन भी बता चुका हूँ मैं और इसके प्रोसेस को भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ सेक्शन लिख देता हूँ। इसका सेक्शन का है 200, इसका प्रोसेस का है 25G में इसका प्रोसेस को डिफाइंड किया गया है ना, 25G के अंदर, हाँ शायद 25G के अंदर ये सॉरी अंडर द 25 नोटिस ऑफ द वर्कर दिखा रखा है N और ये G के अंदर इसके प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ ही लेते हैं, आ गया तुम्हारे पास। सेक्शन 2 में इसका डेफिनेशन दे रखा है, मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बोला गया प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट क्या कहता है? नोटिस टू वर्कमैन को नोटिस दिया जाएगा। सेक्शन 25F के अंदर आता है जो कहता है एम्प्लॉयर मस्ट बी गिव अ प्रायर नोटिस। देखो वर्ड है, लॉ वर्ड कहता है, लीगल कहता है कि लॉ में अगर आपको पास होना है ना तो आपको लीगल वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ लीगल वर्ड है प्रायर नोटिस। कहता है एटलीस्ट वंस मंथ ऑफ द वर्कमैन बिफोर रिटायरमेंट लीव ऑफ द नोटिस पेमेंट इक्विवेलेंट टू द वेजेस ऑफ द नोटिस पीरियड। कहता है जो उसका वेजेस होगा उसी के बराबर आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, नोटिस देंगे 1 महीने का। कंपनसेशन, जब वर्कमैन इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन विच आर कलेक्टेड द 15 डेज ऑफ वेजेस। कहता है 15 दिन का जो वेजेस होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। द इज कम्प्लीमेंटेड कंटिन्यूस सर्विस आर एनी पार्ट देयर फॉर एक्सीडिंग 6 मंथ। कहता है 6 मंथ तक वो कंटिन्यू पीरियड कर सकता है। ऑब्लिगेशन फॉलो लीगल प्रोसीजर। कहता है एम्प्लॉयर मस्ट बी ऑल्सो फॉलो द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सेक्शन 25N। कहता है सेक्शन 25 में जो 25N में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अलाउ अनलेस प्रायर अप्रूवल ऑब्टेन फ्रॉम द ऑप्रिपेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी स्पेसिफाई स्पेसिफिकली इन इस्टेब्लिशमेंट विद 100 और मोर। कहता है ये उनके लिए है जो जिसके पास वर्कर जो है 100 और उससे ज़्यादा हों। री एम्प्लॉयमेंट राइट्स। कहता है इफ़ एम्प्लॉयर प्रोसेस टू द एम्प्लॉय अ न्यू वर्कर or a new worker in the establishment, the retired employee must be given a performance of complementary re-employment। कहता है पहले वो परफॉर्मेंस देगा री-एम्प्लॉयमेंट के लिए। ग्राउंड्स ऑफ रिटायरमेंट, द रिटायरमेंट मस्ट बी डन बाय द लेजिटिमेटिव बिजनेस रीजन्स सच अ फाइनेंशियल, नीचे नहीं दिख रहा होगा मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, सच अ फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस रिकॉग्नाइजेशन, है ना। क्लियर, ये खत्म। अगला क्वेश्चन, भाई ये मैंने प्रोसीजर भी बता रखा था, ये थोड़ा सा प्रोसीजर शायद नहीं बताया होगा इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। और अब बात करते हैं डेफिनेशन एंड डिस्कस ट्रेड यूनियन एक्सप्लेन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। कहता भैया इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कि ट्रेड यूनियन को डिफाइन कहाँ किया गया है। कहता ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2H के अंदर, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर बोला गया कि वर्कर एम्प्लॉय द फॉर्म द प्राइमरी ऑफ द पर्पस रेगुलेशन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन employer and employee. It may be purpose of collective bargaining, improving the worker condition, seeking higher wages and addressing the governance। इसके बारे में और बात करता है, क्या बात करता है हमारा ट्रेड यूनियन और एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसका? पहले क्या करेगा, फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन बताता हूँ, फिर इसका प्रोसीजर भी बता दूंगा। फीचर ऑफ ट्रेड यूनियन में 4 फीचर है, प्रोसेस के अंदर भी 4 प्रोसेस है, याद रखना। पहला फीचर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वर्कर एसोसिएट। वो क्या करना चाहता है, वर्कर के एसोसिएट को फॉर्मेट करता है। ए ट्रेड यूनियन इसेंशियल वर्कर एसोसिएट फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कहता है वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रेड यूनियन टू इंगेज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर या बेटर वेजेस बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या करता है, ये तो करते हैं, बोनस को लेकर बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो ये वो वाली बात करेगी। वेलफेयर एक्टिविटी, कहता है ट्रेड यूनियन ऑफन इंगेज इन द वेलफेयर एक्टिविटी फॉर देयर मेंबर सच एज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट इन केस ऑफ इनलेस ऑफ एक्सीडेंट। कहता है फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं वर्कर के एक्सीडेंट होने पे या उसको बीमार होने पे, ये ट्रेड यूनियन का काम करता है। और वो क्या करता है, जो फंड इकट्ठा करता है उससे करता है मेंबर्स के द्वारा। लीगल पर्सन, ट्रेड यूनियन लीगली रिकॉग्नाइज हैव टू द राइट टू रिप्रेजेंट वर्कर इन
डिस्प्यूट एंड नेगोशिएबल विद द एम्प्लॉयर। कहता है डिस्प्यूट को करता है और वो लीगली प्रोटेक्ट करता है वर्कर को और एम्प्लॉयज से नेगोशिएट करता है। ठीक है, ये इसके फीचर्स है ट्रेड यूनियन के। अब बोला गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो पहला प्रोसेस फर्स्ट कहीं भी कुछ करते हो तो एप्लीकेशन तो डालते हैं, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेकंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको सबमिट करेगा। अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूवल मिलेगी, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या बोलता है पढ़ते हैं, कहता है ट्रेड यूनियन मस्ट बी अप्लाई अ रजिस्ट्रेशन अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 विद द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। किस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन पे जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, द एप्लीकेशन मस्ट बी इंक्लूड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेम्स ऑफ द ऑफिस बेयर्स, एड्रेस ऑफ द यूनियन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज द फॉर्म। कहता है ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, उसको फॉर्म करने टाइप पे क्या ऑब्जेक्ट है ये बताना पड़ता है। अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी स्पेसिफाइक द इंटरनल रूल्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ सच ऑफिस बियर, द मेथड ऑफ कलेक्टिव मेंबर्स, फीस एंड द पावर ऑफ ऑफिस बियर्स। पावर ऑफ क्या होता है, पावर ऑफ ऑफिस बियर्स बोला गया। कहता है अपॉन फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड द राइट्स इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वंस रजिस्ट्रेशन यूनियन हैज बी लीगल स्टेटस मिल जाता है, कैन बी परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक कलेक्टिव वेयरिंग एंड द प्रोटेक्टिव फॉर राइट्स। अब बोला गया भैया कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए ना आपके पास कि ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन में वो क्या करता है कि लीगल स्टेटस मिल जाता है, एंटिटी हो जाती है, कॉमन हो जाता है, वो केस कर सकता है, खरीद सकता है अपने ऊपर प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी एक्ट के जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे उसके अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, सारे नहीं, 5-6 कॉमन सील, टू बी सूड, टू बी सूड, ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी, परचेज द प्रॉपर्टी, है ना, यही 4-5 है। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया हमारा, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफिस बियर्स। देखो मेरे सारे क्वेश्चन वो क्यों आ रहे हैं जो मैंने पढ़ा रखा है। मेरा पैटर्न जो होता है ना मेरे वीडियो के अंदर वो ये रहता है कि मैं पहले स्मॉल क्वेश्चन कराता हूँ। स्मॉल क्वेश्चन का मतलब जो ए कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं ना मैं कोशिश करता हूँ पहले उनको कराऊँ, फिर बी कैटेगरी जो थोड़े बड़े होते हैं, फिर सी कैटेगरी जो सबसे बड़े होते हैं। तो जो सबसे बड़े होते हैं ना उसमें ए कैटेगरी के तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कभी यहाँ कलेक्टिव आ गया, ट्रेड यूनियंस आ गया, है ना, रिटायरमेंट आ गया, ले ऑफ आ गया, ले आउट आ गया, तो यहाँ पे वो चीज़ें आ गई। पर उसके मतलब को, वो ले ऑफ क्या है, रिटायरमेंट क्या है, ट्रेड यूनियन क्या है, इसके मतलब को आप समझ सको। मेरे पढ़ाते टाइम में मैं जैसे ट्रेड यूनियन बोली आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं पहले सेक्शन ए पढ़ाता हूँ, फिर बी लेके आता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, फिर सी लेके आता हूँ। नहीं तो बच्चों को कहना है सर सी का पढ़ा दो ना, सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए और मेरा काम हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, बोला गया यूनिटी फॉर द सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफिस बियर। कहता है यूनिटी इज प्रोवाइडेड द ट्रेड यूनियन ऑफिस बियर्स। कहता है द ट्रेड यूनियन ऑफिस बियर आर द granted certain immunity under the Trade Union Act 1926 to enable them to carry out their duties effective without the fear of the person. Legal consequences these unity includes, कुछ legal consequences होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड है, जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी ट्रेड यूनियन डिफाइन करता है। पहला यूनिटी ऑफ सिविल सूट, ये किसकी बात करता है, कौन सा एक्ट सेक्शन बात करता है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफिस बियर एज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आर प्रोटेक्ट द सिविल सूट फॉर द एक्शन कैरी आउट द कोर्स ऑफ यूनियन एक्टिविटी सच अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक एंड प्रोटेक्ट्स। कहता है कोई भी स्ट्राइक हुआ उससे प्रोटेक्ट करेगा और स्ट्राइक करेगा या प्रोटेस्ट करेगा। ठीक है, बोला गया यूनिटी फॉर द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को कहाँ डिफाइन किया गया था, सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। 18 ऑफ द एक्ट का मतलब 18 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, है ना, हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें, देखो सॉरी ट्रेड यूनियन एक्ट कहता है, सॉरी ट्रेड यूनियन सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट, ट्रेड यूनियन ऑफ द एक्ट मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइडिंग द यूनिटी टू ट्रेड यूनियन member of the office bear from the criminal liability for act carry out the interest of the union such a strike picking as long as such action are accordance with the law। बोला क्या प्रोटेक्शन ऑफ पिकिंग। कहता था ट्रेड यूनियन देयर ऑफिस bear allowed to engage in the peaceful picketing
or strike action provided this activity or lawful, they cannot be used or prospectus to be carry out such activity as a part of union duties. Part of union duties. बोला गया डिफेंस अगेंस्ट थॉट लाइबिलिटी, क्या था जो थॉट लाइबिलिटी होता है उसके अगेंस्ट क्या करता है, ये डिफेंस भी करता है. बोला गया ऑफिस बियर आर अ प्रोटेक्ट फ्रॉम थॉट लाइबिलिटी फॉर द कलेक्टिव एक्शन लाइक अ स्ट्राइक, बायकॉट एज ए लॉन्ग दे कंडक्ट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क्स. किसके द्वारा, लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा. छठे क्वेश्चन पे आ गए हैं, थोड़ा सा पानी पी लो यार. देखो अब बोलोगे सर आप तो समझा नहीं रहे हो, सीधा सीधा पढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो. तो भाई सीधी सी बात है, समझाना स्टार्टिंग में था, अब तो तुमको सिर्फ दिखाना है कि देखो भाई जो मैंने बताया था कि ट्रेड यूनियन क्या है, लीगल क्या है, लेआउट क्या है, वो सारे वर्ड यहाँ आ रहे हैं, है ना, उन्हीं की डिफिनेशन की बात कर रहे हैं. और जहाँ लग रहा है कि मुझे डिफाइन करना है वहाँ मैं डिफाइन करके चल रहा हूँ. तो वीडियो में एंड तक बने रहिए. और मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है यार. इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए वीडियो बनाने में, एक लाइक तो बनता है भाई. फटाफट लाइक कर दो. और भाई ऐसा है, वकीलों ने मिलकर यूट्यूब पे केस करा और बोला कि भाई लाइक के पैसे मत लेना, है ना. तो बिल्कुल जस्ट अभी अभी मैंने ऊपर से बात करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करने के लिए पैसे ना लगे, वो मैंने फ्री करवा दिया है. तो आप उसको फटाफट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को भेज दो. कल है आपका पेपर और आज मैं ये पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ. 2 पार्ट कंप्लीट करा सकता हूँ, एक ए और बी कंप्लीट करा चुका हूँ, मैं ये सी कर रहा हूँ. ठीक है, चलो. बोला गया अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पहला क्वेश्चन पढ़ो. कैन माइनर टू बी ट्रेड यूनियन मेंबर, क्या माइनर एक ट्रेड यूनियन मेंबर बन सकता है. हु इज डिसक्वालीफाई, और कौन इसमें डिसक्वालीफाई है. तो एक ट्रेड यूनियन के मेंबर बनने के लिए पूछा गया कि माइनर बन सकता है और डिसक्वालीफाई कौन कौन डिसक्वालीफाई है. कहता है कैन अ माइनर बी अ ट्रेड यूनियन मेंबर. पहला क्वेश्चन का आंसर कहता है ट्रेड यूनियन मेंबर 1926 एलिजिबल टू द मेंबरशिप इज अ ट्रेड यूनियन जनरली गवर्नेड by the unions on constitutional, however the act itself does not specifically prohibited minors. कहता है specifically prohibited minor, मतलब माइनर को स्पेशल प्रोहिबिटेड नहीं किया गया. बोला गया पर्सन अंडर 18 ईयर ऑफ एज, कहता है उसका एज होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, है ना, नोट स्पेसिफिक, तो वो नहीं बताया गया. और बोला गया पर्सन की जो एज होनी चाहिए ना वो 18 साल होनी चाहिए. फिर उसके बाद बोला गया सेक्शन 2H किसकी बात करता है, कहता है ट्रेड यूनियन एक्ट डिफाइंड द ट्रेड यूनियन, उसने डिफाइन किया ट्रेड यूनियन को, ये पढ़ा था मैंने ऊपर, एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर फॉर्म प्राइमरी द पर्पस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉय. दिस डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लिटरी या एक्सक्लूडली माइनर. मतलब कहता है जब ट्रेड यूनियन की बात करेगी तो उसने ये तो बोला ही नहीं ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन के अंदर कि भाई माइनर को हटाना है कि नहीं हटाना है. ठीक है, उसने तो बस ये बोला कि वो वर्कर होना चाहिए, बिटवीन द वर्कर एम्प्लॉय के अंदर का रेगुलेशन रिलेशनशिप की बात कर रहा है. ठीक है, बोलेगा लीगल कैपेसिटी ऑफ माइनर, बोलेगा जनरली इन अ कॉन्ट्रैक्ट लो माइनर पर्सन अंडर द एज ऑफ 18, कहता है जो एज ऑफ 18 है, 18 से कम है, वो माइनर है. आर द नोट कंसिडर लीगल कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन या मेंबरशिप में नॉट स्ट्रिक्टली बी व्यूड एज अ एंटिटी इनटू अ फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड दस माइनर में स्टिल भी अलाउ मेंबरशिप डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड यूनियंस रूल. कहता है माइनर क्या होता है, मे बी अलाउड हो सकता है. क्यों हो सकता है, कहता है जनरली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया, और बोला कि माइनर जो है वो 18 साल का है, और वहाँ पे तो बोला गया कि वो किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में एंटर नहीं कर सकता है. बट हाउएवर उसने फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में कोई बात करी नहीं गई, और ना ही बोला कि उसने मे बी स्ट्रिक्टली व्यूड है. तो यहाँ बात करते हैं कि भाई ट्रेड यूनियन में वो मे बी इंगेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ट्रेड यूनियन रूल. ट्रेड यूनियन के रूल पे डिपेंड करता है कि वो बन सकता है मेंबर या नहीं. बोला गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है इट इज अ पार्टीज, कहता है इन पार्टीज में ट्रेड यूनियन में इम्पोज देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग्स द मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप. दीज रूल आर ऑफन लेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन and they might disallow minors from
होल्डिंग ऑफिस बेयर पोजीशन ड्यू टू लीगल इनकैपेसिटी माइनर्स टू मैनेज लीगल मैटर्स इफेक्टिव। मतलब जो इनकैपेसिटी ऑफ माइनर्स होता है ना, उनको क्या कर दिया गया कि वो अब नहीं बन सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया। बोलेगा कौन कौन से डिस्क्वालीफाइड है, कहता है हु डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द बिकमिंग अ मेंबर्स। कहता है कौन ऐसे जो डिस्क्वालीफाई, जो मेंबर्स नहीं बन सकते। तो कहता है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पर्सन में डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द बिकम अ ट्रेड यूनियन मेंबर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां वो मेंबर नहीं बन सकता। पहला बोला गया पर्सन इंगेज इन अनलॉफुल ऑक्यूपेशन। कहता कोई पर्सन ऐसा है जो अनलॉफुल ऑक्यूपेशन में इंगेज है तो उसको नहीं बन सकता। यह मुझे अंदर लिखाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ऑक्यूपेशन का मतलब सबको पता, अनलॉफुल का मतलब सबको पता। नॉन वर्कर कहता जो वर्कर ही नहीं है वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता, वहां डिस्क्वालीफाई हो जाए। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम ऑफेंस। कहता कोई एक ऐसा पर्सन जो कन्विक्टेड किस में, क्राइम ऑफेंस में है, तो वो मेंबर्स नहीं बन सकता है ट्रेड यूनियन का। ठीक है। लैकआउट एंड स्ट्राइक अ कंपैरेटिव डिस्कशन। कहता क्या बोला गया, लैकआउट है एंड स्ट्राइक है कंपैरेटिव डिस्कशन। कहता लैकआउट और स्ट्राइक पे कंपैरेटिव डिस्कशंस कीजिए, मतलब दोनों के बीच में कंपेरेटिवली बताइए। तो क्या उसको कैसे लिखेंगे, तो बोला लैकआउट एंड स्ट्राइक। कहता बोथ लैकआउट एंड स्ट्राइक आर टूल्स यूज्ड टू एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बट दे प्रेजेंटिव अपोजिंग एक्शंस। दोनों क्या अलग अलग एक्शन है भाई। लैकआउट और क्या कहते हैं स्ट्राइक, दोनों क्या होता है, दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करने का लिए एक रिजॉल्विंग पर्पस होता है कि भाई ऐसे ही रिजॉल्व होगा। कंपनी ऑनर हमारी बात नहीं मान रहा तो हम स्ट्राइक कर देते हैं, ऑनर हमारी बात नहीं मान तो हम लेकआउट कर लेंगे, जिससे कि हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, जो हमारी डिस्प्यूट से चीज़ें मानी जाएंगी। ये बात बोला गया। तो उसकी दोनों की डेफिनेशन की बात करें जाए तो बोला गया स्ट्राइक को डिफाइन किया गया सेक्शन 2Q के अंदर और लैकआउट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2I के अंदर। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर। एज अ केसेस ऑफ वर्कर by the body of worker acting combination protest against the employer or demand higher wages, better condition of employment or any other governance। ये स्ट्राइक का पॉइंट होता है। for the closure of the place of employment, suspension of work or refuse of the continuation of employ and number of person employed by the employer। ये होता है लैकआउट। फिर से समझाता हूँ लैकआउट को एक बार अच्छे से। बोला गया लैकआउट इज द डिफाइंड अंडर सेक्शन 2I ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एज द क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क। कहता है किसकी बात करता है, क्लोज करता है प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कहता है क्लोज कर दो सस्पेंशन ऑफ वर्क या द रिफ्यूज टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूज कर दो कंटिन्यू टू एम्प्लॉयमेंट को, एंड नंबर्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर। क्या करता है, एम्प्लॉय एंड एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी लेआउट या लेकआउट कर सकता है। ठीक है। और एम्प्लॉय के लिए बोला अगर डिफरेंशियल की करेगा, दोनों के बीच में डिफरेंशियल की है। तो पहले बात करते हैं इनिटेशन का, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर इम्पैक्ट इसका क्या है, फिर इसका लीगल प्रोविजन क्या है, फिर इसका ड्यूरेशन क्या है, फिर इसका ड्यूरेशन का मतलब बच्चे यार बहुत गलत समझ जाते हैं। कॉम्पनसेशन क्या है इसका, है ना। फिर इसका लीगल प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक, नीचे उसके कुछ लीगल प्रोविजन लिखे होंगे, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलो हम पहले इसके ये कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट में आपको क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट बोला गया इनिशिएटर। कहता है स्ट्राइक इज द इनिशियली इनिशिएटेड बाय द वर्कर टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द डिमांड बेटर कंडीशन। वो सेटिस्फेक्शन नहीं है और अच्छे कंडीशन को मांग करते हैं। और लैकआउट करता है इनिशिएटर एम्प्लॉयर ऑफ प्रिवेंट वर्कर फॉर इंटेरिंग द वर्क प्लेस। वो वर्क प्लेस के ऊपर कर रहे हैं यूजली रिस्पॉन्स टू स्ट्राइक और तो फोर्स वर्कर टू एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशन। कहता है वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस कंडीशन के ऊपर। इम्पैक्ट इफेक्ट द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इफेक्ट कर रहा है। वर्कर ऑफ एम्प्लॉय व्हाट इज द कैरी आउट बाय द वर्कर टू एक्सप्रेस देयर गवर्नेंस। वो एक्सप्रेस करता है अपने गवर्नेंस। यहाँ कहता है टिपिकली इम्पोज बाय द एम्प्लॉयर टू एक्सटेंड पर्पस ऑफ द वर्कर बाय डाइंग दीज एक्सेस टू देयर वर्क। लीगल प्रोविजन की बात करता है तो क्या करता है, कहता है कैन बी लीगल इलीगल बेस्ड ऑन द टाइम प्रोसीजर है ना, टाइम का प्रोसीजर है, सच अ वेदर द प्रॉपर प्रोसीजर अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट। भाई ये
प्रॉपर प्रोसीजर का इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर इसका डिफाइन किया गया, वेयर द फॉलो द इलीगल इफ इट इज नॉट अ प्रॉपरली सैंक्शनड और इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्ट, कहता है एक्ट के द्वारा ये सैंक्शन नहीं किया तो ये इलीगली माना जा सकता है। लैकआउट कैन ऑल्सो बी लीगल और इलीगल इफ द इम्पोज इन conversation of the providing of the industrial dispute act such during an ongoing legal dispute it may be considered illegal। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करी जाए तो बोला गया ड्यूरेशन के अंदर स्ट्राइक कैन कंटिन्यू एज अ लॉन्ग एज द वर्कर मेंटेन देयर डिमांड्स एंड देयर स्ट्राइक इज कंसिडर लीगल। लैकआउट टिपिकली लास्ट यूनिट द एम्प्लॉयर डिमांड आर मीट और डिस्प्यूट इज रिजॉल्व। कंपनसेशन की बात करी गई तो स्ट्राइक ऑफ के अंदर क्या बोलता है, सपोर्ट टू ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन सपोर्ट करता है, दे आर हाउएवर रिसीव सपोर्ट टू ट्रेड यूनियन जनरली नोट पेड द एम्प्लॉयर, है ना, पेड नहीं करता है। ड्यूरिंग लैकआउट एम्प्लॉयज आर जनरली नॉट पेड एंड दे आर लॉस देयर राइट्स टू वर्क देयर ड्यूरेशन ऑफ द लैकआउट। उसके पास राइट्स होता है कि लैकआउट के ड्यूरेशन में भी वो काम कर सकता है, बट स्ट्राइक के अंदर क्या होता है, उसके पास राइट्स नहीं होता काम करने का। लीगल प्रोविजन बोला गया स्ट्राइक को कहाँ डिफाइन किया, सेक्शन 22 से लेकर 23 तक में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर रेगुलेशन ऑफ लीगैलिटी स्ट्राइक, ए स्ट्राइक इलीगल कमिटेड विदाउट 6 वीक नोटिस एंड द नोटिस कितने दिन का देता है, 14 दिन का नोटिस देता है, याद रखना, यहाँ लिखा नहीं हो लाइन, आप यहाँ पे वो लाइन मेंशन कर सकते हो। पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट आर वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर आर एम्प्लॉइज। सेक्शन 22 बात करता है लैकआउट की ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑल्सो रेगुलेट लैकआउट, लैकआउट आर not permitted during the pendency of industrial dispute or work prior notice। कहता है कोई परमिटेड नहीं होता किसी प्राइवेट नोटिस के ऊपर। अब हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। इस वीडियो को मैं ये कह सकता हूँ कि आधा घंटा हो चुका है पढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, आने वाले आधे घंटे में हम 25 क्वेश्चन इसके अंदर, और मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले क्वेश्चन के अंदर मैं जितना, मतलब मेरा टारगेट है 15 क्वेश्चन का, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ, उसके बाद 10 क्वेश्चन और होगा उसको कराऊँगा, ठीक है। चलो, कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिफाइंड विद एग्जांपल्स, कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन करो एग्जांपल के साथ। भाई जब भी कभी ऐसा कोई आएगा ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन लिख दो, लिख दिया हमने सेक्शन 2K के अंदर, है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर टू द डिस्प्यूट्स मान दिया। फिर होगा टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, कलेक्टिव, है ना, क्या बोला गया, डिस्कस डिफाइन द एक्सप्लेनेशन। कहता है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव डिस्प्यूट होता है और एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट। इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स कौन से होते हैं, कलेक्टिव डिस्प्यूट दिस आर इन्वॉल्व द ग्रुप ऑफ वर्कर मे बी इंक्लूडिंग द वेजेस, नेगोशिएबल वर्कर कंडीशन डिस्प्यूट एंड द कलेक्टिव वेजेस। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। फिर बोला क्या, इंडिविजुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्व द सिंगल वर्कर ऑफेंड द रिलेटेड इशू लाइक अनफेयर टर्मिनेशन, रिटायरमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब समझते हो ना, भेदभाव करना, उसके लिए। बोला एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कौन कौन से एग्जाम्पल है, कहता है वेजेस डिस्प्यूट, डिस्प्यूट ओवर वर्किंग कंडीशन, डिस्प्यूट रिलेटेड टू ले ऑफ और रिटायरमेंट, स्ट्राइक फॉर बेटर बेनिफिट्स, डिस्प्यूट ओवर प्रमोशन और सोसाइटी। मुझे लगता नहीं है इनमें से कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन आएगा प्रोसीजर एंड पावर ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। कहता प्रोसीजर बताओ किसका, पावर किसका, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का। नेशनल इंडस्ट्रियल को प्रोसीजर और उसका पावर दोनों बताना है। तो पहले बात करता है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल NIT कहता है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज अ बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 7A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द हैंडल डिस्प्यूट द कैन नॉट बी रिजॉल्व द स्टेट लेवल। द ट्रिब्यूनल इज सेट बाय द central government for the adjudication of the dispute that are the affected worker nation and scale of the multiple states establishments। ठीक है। अब अगर इसकी प्रोसेस की बात करी जाए तो इसके प्रोसेस के 5 पॉइंट्स और पावर के मैंने 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला 5वां पॉइंट क्या है इसका, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ chairman and such member of number of member as government may be decided. The member are appointed based on their qualification such experience in the industrial or legal fields। legal fields में क्या इसका experience है, क्या उसका qualification है, उसकी बेस पर
कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, उसके मेंबर का गठन किया जाता है ना। जुडिशियंस क्या बोलता है इसके एनआईटी का प्रोसेस, जुडिशन कहता है एनआईटी हैज अ जुरिडिक्शन ओवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू वेजेस वेवर, मतलब जो जजमेंट देता है, जो केस होता है किसके ऊपर, वेजेस के ऊपर, लेबर्स स्टैंड के ऊपर, यूनियन, मैंने स्टैंड का बताया था आपके अंदर क्या होता है, लिखा जाता है कि वर्कर कितना काम करेगा कितना काम नहीं करेगा, लेबर स्टैंड है ना। अनफेयर डिसमिनेशन एंड इशू इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, बोला गया रेफर टू द dispute are referred to the NIT by the central government or can transfer by the state government if they are national importance. Adjudication process क्या बोलता है, the tribunal follow process of hearing, submission of evidence and issue award order based, award मैंने बताया था सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन किया गया था। अवार्ड का मतलब क्या होता है, किसी डिस्प्यूट में मिलने वाले फाइनल या इंट्रीम अवार्ड्स है ना, मनी फॉर्म या काइंड फॉर्म। रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विद इन रिजॉल्वेशन टाइम फ्रेम, क्लियर। अपील, इसके अंदर अपील कर सकते हैं। अपील द अगेंस्ट एनआईटी डिसीजन कैन बी फाइल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के ऊपर अगर केस करना है, उसके अगेंस्ट अगर अपील जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं सीधा। पावर ऑफ एनआईटी, पावर ऑफ एनआईटी क्या कहता है, कहता है एडजेक्शन, the primary power of NIT is to adjusted industrial dispute and make binding decisions. कहता है insurance of award, the tribunal has a power to issue award which are binding on both employer and employee, कहता है जो binding हो employer and employee दोनों को क्या कर सकता है, award इंश्योर कर सकता है ना। power of direct compliance, कहता है it can be issued direct employer compel with the award and ensure the enforcement of its decision, enforcement कर सकता है इसके decision को। power of intervenue, the NIT can be intervenue is dispute of affecting the industrial with the national importance or public utility service को, क्लियर। बोला गया 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि 15 क्वेश्चन यहाँ तक करा दूँ, बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। इसमें 25 क्वेश्चन हैं और ये 25 क्वेश्चन में आप लिख के दे रहा हूँ आपके 5 क्वेश्चन ना सेक्शन ही के सारे यहीं से मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पेपर में भी मेरी वीडियो आपको आएगी और आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा मेरे साथ। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिर्फ 2 दिन और 100% पास की गारंटी। इलीगल स्ट्राइक कहाँ पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 226 में बोला था ना। कहता है लैकआउट प्रोविजन, कहता कब होता है इलीगल स्ट्राइक एंड लैकआउट, कहता प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू इलीगल स्ट्राइक एंड लैकआउट। कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंटेन द प्रोवाइडिंग द रिगार्डिंग द इलीगल स्ट्राइक एंड लैकआउट्स। कहता है लीगल स्ट्राइक सेक्शन 2Q एंड 23, मतलब इलीगल को सेक्शन 2Q में डेफिनेशन है और 23 में बताएगा कि वो लीगल कब हो जाएगा, है ना। कहता है कंसिडर इलीगल कॉम्बिनेशन विदाउट एनी नोटिस और इन्वॉल्वेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या बोला गया, एग्रीमेंट। कहता है स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट रेफर टू द लेबर कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल आर इलीगल, वर्कमैन मस्ट बी 6 वीक नोटिस बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक। मतलब कहता है जो वर्कमैन है ना, अगर स्ट्राइक करने से पहले जो उसने नोटिस दिया वो 6 वीक के अंदर ही स्ट्राइक करेगा, अगर उसके बाद करेगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, इलीगल कहलाया जाएगा। इलीगल लॉकआउट, इसको भी सेक्शन 22 में बोला गया। कहता है एम्प्लॉयर कैन नॉट बी डिक्लेयर द लॉकआउट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट बिफोर अ ट्रिब्यूनल और ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन नेगोशिएबल आर ऑनगोइंग। कहता है एम्प्लॉयर जो है ना लॉकआउट को घोषित नहीं कर सकता है, डिक्लेयर नहीं कर सकता है तब तक जब तक कोई डिस्प्यूट के ऊपर ट्रिब्यूनल चल रहा हो, ठीक है, या कोई नेगोशिएबल ऑनगोइंग चल रही हो। लॉकआउट डिक्लेयर विदाउट प्रायर नोटिस आर आल्सो इलीगल। कहता है किसी नोटिस के बिना अगर लॉकआउट किया गया तो वो भी इलीगल कहलाएगा। पेनल्टीज ऑफ द लीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, कहता है सेक्शन 26 में पेनल्टी लिखी गई है और क्या बोला गया, कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रोवाइडिंग द पेनल्टी फॉर द वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स हु इंगेज इन द इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। क्या कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा पेनल्टी
वर्कमैन लॉस देयर वेजेस एंड एम्प्लॉयर मे बी फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सच एज फाइनल और इम्प्रिजमेंट, फाइन भी दे सकता है और वो उसको जेल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम कोशिश करेंगे, हमारे पास 20 मिनट है 1 घंटा कंप्लीट होने में, और कोशिश करेंगे इस 20 मिनट के अंदर हम 5 क्वेश्चन और करा दें, ताकि इस 1 घंटे की वीडियो में 15 क्वेश्चन हो जाए, फिर आपके 10 क्वेश्चन रह जाएंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता सेक्शन 11A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिस्क्रिशनरी पावर एक्सप्लेन्ड ओवर ऑफ सेक्शन 11A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा। हाँ 5 स्टार होगा ना, मैं इसको 7 स्टार बनाऊँ, 7 स्टार क्वेश्चन, मतलब आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान से कर पड़िएगा। कहता सेक्शन 11A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डील विद द डिस्क्लिनेशन ऑफ द पावर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट डीलिंग विद द रिटायरमेंट वर्कर्स गारंटी ऑफ बैक वेजेस और अदर रिलेटेड रेमेडीज इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसकी बात करता है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11A किसकी बात करता है? पावर ऑफ मॉडिफाई द पनिशमेंट। कहता अंडर सेक्शन ए द ट्रिब्यूनल ऑफ लोअर कोर्ट हैज discretion of the modify the punishment imposed of the workman if the workman has been dismissed, discharged, otherwise penalized. The tribunal has power to decide whether the penalty is justified or lighter penalty is appropriate। मतलब उनके पास पावर है पनिशमेंट को कम ज़्यादा करने का, है ना, ये सेक्शन ए के अंदर ये पावर है प्रोविजन के अंदर। डिस्क्रिएशन इज द गारंटी रेजिस्टेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। फिर से पढ़ेंगे इसको, डिस्क्रिएशन इन गारंटिंग रीइंस्टेटमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। कहता है ट्रिब्यूनल कैन बी डिसाइडेड वेदर द वर्कमैन शुड बी रिस्टेंट of whether an alternative form of the compensation should be provided. The particular application in case whether resistance by the may be demand unreasonable or if workman has not been activity involved in the workforce for extended period तक किया जाता है। अवार्ड और बैक वेजेस, अवार्ड का तो मतलब क्या हुआ कि जो भी उसको बोनस वगैरह मिला, बैक वेजेस मतलब कि उसके पीछे का भी उसको वेजेस दिलाया जा सकता है। In addition to restatement, the tribunal may be also grant back wages। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? बैक वेजेस भी ग्रांट कर सकता है, सेक्शन 11A उसको पावर देती है। केस इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूनल हैज डिस्क्रेशन ऑफ द डिटरमाइन द अमाउंट बैक वेजेस बेजेस ऑन द फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट के साथ इंक्लूडिंग वेदर द वर्कमैन वाज अनजस्टिस डिसमिस एंड वेदर द एम्प्लॉयर एक्शन वर आर्बिट्री ऑन या इन बैड फेथ के ऊपर। फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिस्क्रिशनरी पावर। कहता है ट्रिब्यूनल और कोर्ट विल बी एक्सरसाइज इन द डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। इट्स कंसीडर फैक्टर सच द नेचर ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडक्ट, वेदर द एम्प्लॉयर फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द वर्कर, conduct the workman before the after termination, finance of the practice, feasibility of the restatement। ठीक है, ये यहाँ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 19, मतलब एम्प्लॉयर की क्या लाइबिलिटी होती है पे करने की कंपनसेशन को अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। चलो कहता है एम्प्लॉयर द लाइबिलिटी पे द कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। हमारा क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन टू पहले वर्कमैन कंपनसेशन को कर देते हैं। कहता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज द लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन ऑफ वर्कर हु सफर इंजरी डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज देयर एम्प्लॉयमेंट।
कहता है वर्कमैन कंपनसेशन को लेजिस्लेटिव किया गया, मतलब बनाया गया, क्रिएट किया गया, पास किया गया बिल को, इसलिए जो कि वर्कर को कंपनसेट कर सके, कब, जब वो इंजरी हो, डेथ हो, या कब, जब वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, जब वो जॉब दे रहा हो, अपना काम करके दे रहा हो, ठीक है। एम्प्लॉयर लायबिलिटी अंडर द एक्ट, कहते हैं एम्प्लॉयर की क्या लायबिलिटी होती है इस एक्ट के अंदर, बोला गया अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट द एम्प्लॉयर इज लीगल लायबल टू पे कंपनसेशन टू अ workmen who suffer from the person injury, death, incapacity due to accident arising out of and in the course of employment. The liability of the employer is absolute in nature, meaning that the worker does not have to prove negligence. कहता है वह एम्प्लॉयर के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि वो नेग्लिजेंस कर सकता है वर्कर को, मीनिंग दैट द वर्कर डज नॉट हैव अ प्रूव नेग्लिजेंस, कहता कोई भी प्रूव ऐसा नहीं है कि वो नेग्लिजेंस कर सके, ठीक है। बोला गया सेक्शन 3 एम्प्लॉयर लायबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्या बोला गया सेक्शन 3 बोलता है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, कहता था सेक्शन एस्टैब्लिश ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू कंपनसेशन द वर्कमैन और हिज डिपेंडेंट द वर्कमैन सस्टेन्स इंजरी ड्यू टू एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे वो एम्प्लॉयर लायबल हो जाता है कि भाई उसके काम करने दो, तब सेक्शन 3 बात करता है एम्प्लॉयर की लायबिलिटी की, जो ये बात करता है, जो ये कहता है कि भैया एम्प्लॉयर वहाँ लायबल हो जाता है जहाँ के जो वर्कमैन काम करते टाइम पर वर्क एम्प्लॉयर पे डिपेंड था और वहाँ वो इंजरी हुआ, ड्यूज हुआ, या उससे उसको एक्सीडेंट हुआ। इंजरी का मतलब होता है मस्ट बी काउज बाय द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेथ द वर्कमैन डाई ड्यू टू इंजरी, employer of is liable to pay compensation that depend on the diseases. Compensation calculation, कहता है compensation under the act calculated based on this severity of the injury, the nature of accident, the wages of the worker, the following compensation is payable for total or parties disability, the amount dependent on the degree of incapacity and the wages of their worker. For death, the employer must be pay legal heir of the deceased workman a compensation amount as stipulated, मतलब यार वही उसके पैसे दिए जाते हैं, stipulated under the act. Exception of definition for the employer, कहता है exceptions है कुछ जो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। पहला बोला गया the employer is not liable to compensation is case whether the injury was caused by the employer willful negligence, मतलब जानबूझ के उस नेग्लिजेंस के, मतलब इसमें कौन सी चीज़ आती है। एग्जाम्पल समझना, मान लो कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिखा हुआ कि जो भी लेबर कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है वो अपना हेलमेट लगा के रखेगा। अब उसने हेलमेट लगा नहीं रखा था और काम करने चला गया और कोई चीज़ उसके सर पे लगी, ठीक है, जिससे कि अगर वो हेलमेट होता तो वो बच सकता था, बहुत छोटा सा पत्थर, ठीक है, बच सकता था, सर फटता ज़्यादा कुछ ना, और उसमें वो डेथ कर जाता, तो उसको बिल्कुल इलनेगनेस बोलेंगे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा हुआ कि अगर वर्कर अपने प्रोटेक्शन को अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं चलता और कोई दिक्कत होती है तो एम्प्लॉयर लेवल यहाँ नहीं होगा। सेक्शन 5 ऑल्सो प्रोवाइड अ एक्सेप्शन इफ एक्सीडेंट वाज काउज ऑफ ड्यू टू वर्कमैन्स डेलिबरेट मिसकंडक्ट ऑफ इंटोक्सिकेशन, मतलब कहता है भाई कोई एक्सीडेंट होता है जो कि मिसकंडक्ट है और इंटॉक्सिकेशन, मतलब बात नहीं मानने की वजह से वो जान गई है और मिसकंडक्ट के जानबूझ को उसने ऐसी गलती करी, इसके तो वहाँ पे एम्प्लॉयर क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, एम्प्लॉयर वहाँ पे उसको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 14 से 15 तक का, ठीक है। 13 क्या कहता है फिक्शन एंड डिडक्शन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फिक्शन एंड डिडक्शन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कहता है इंट्रोड्यूस टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, कहता है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंश्योर दैट द वर्कर आर पेड देयर वेजेस ऑन टाइम ऑफ प्रोहिबिटेड अनऑथराइज्ड डिडक्शन फॉर वेजेस। फिक्शन ऑफ वेजेस, कहता है अंडर द पेमेंट ऑफ एक्ट फिक्शन ऑफ वेजेस इज की एक्सेप्ट the acts ensure the worker are paid in full their work
द एम्प्लॉयर मस्ट बी पे वेजेस ऑफ फिक्स बट विदाउट एनी अंडर डिले। कहता है फिक्स किया गया एक वेजेस को, जो कि वेजेस को दिया जाएगा, वर्कर को दिया जाएगा, जो कि बिना किसी डिले के। तो बोला गया सेक्शन 4 फिक्सन ऑफ वेजेस पीरियड की बात करता है। सेक्शन 5 वेजेस ऑफ द वर्कमैन इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कहता है अलग अलग इंडस्ट्री में, कहता है वेजेस मस्ट बी पेड मंथली विद इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफिक इन द कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस कैन नॉट बी डिले बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड एंड एम्प्लॉयर मस्ट बी इंश्योर दैट वर्कर आर पेड रेगुलरली उसको दे। वेजेस वर्कमैन सर्टेन, कहता है इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली दोज involving delay wages labor employer must ensure that wages are paid without undue delay, कहते हैं बिना undue delay कहते देना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ वेजेस की बात करता है तो सेक्शन 7 बात करता है, सेक्शन 9 बात करता है द एक्ट ऑफ अलाउ सर्टेन ऑथराइज्ड डिडक्शन बट दीज आर limited specific circumstances as definition under section 7 section 9 of the sum authorized deduction include, कहता है डिडक्शन कौन कौन से ऑथराइज डिडक्शन है, पैसे काट सकता है, प्रोविडेंट फंड के पैसे काटे जा सकते हैं, अब्सेंस ऑफ वर्क की बात करता है, डैमेज और लॉसेस के पैसे काटे जा सकते हैं, मैंने ऊपर भी बता रखा था। अनऑथराइज डिडक्शन क्या होगा, प्रोहिबिशन है, जैसे एम्प्लॉयर कैन नॉट बी डिडक्ट वेजेस रीजनेबल नॉट स्पेसिफिक एक्ट सच अ पेनल्टी नॉट रिलेटेड टू मिसकंडक्ट या अब्सेंस। कहता है एक्सरसाइज डिडक्शन, एक्सेस डिडक्शन, द टोटल डिडक्शन फॉर द वेजेस कैन नॉट बी एक्सेस सर्टेन परसेंटेज, टिपिकली 50% ऑफ द टोटल वेजेस इज गिव अ वेजेस पीरियड। कहता है 50% ऑफ टोटल वेजेस से ज़्यादा आप नहीं काट सकते हो, चाहे कितना भी हो, वो आपको वेजेस पीरियड में देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है वेजेस डिडक्शन पेमेंट। अब हमारी अगली वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, जिसके अंदर मैं 14 से लेकर 25 तक कराऊंगा और आपका ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस बार के एग्जाम के अंदर हर सेक्शन के मैं 2 पार्ट लेके आया हूँ, ताकि बच्चों का रहता है कि सर आवाज़ तो ठीक रहती है, वॉइस बाद में आकर भाई बाद में मैं थक जाता हूँ, तो मेरी आवाज़ कम हो जाती है, तो जो माइक है ना ये वॉइस कम लेता है, इस वजह से ऐसा आता है। वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो मेरे भाई हैं, और शेयर करो अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।